Hello friends, welcome to Gano IS. Today we are going to start a new topic that is related to UPSC 100 plus most important questions related to ancient history. Ancient history से related कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हो दोस्तों, और आपके कुछ साइंस एंड टेक से भी रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा और करंट अफेयर्स से भी कुछ क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा और साइंस एंड टेक को मिला करके, और क्या हो सर आपको एंशिएंट हिस्ट्री को मिला करके। तो ये सेशन बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और 100 क्वेश्चंस जब आपको मिलेंगे दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए, जिसके साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, एक बात मैं आपके साथ और कहूंगा दोस्तों कि प्लीज आप इस चैनल को सर सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों, है ना। लाइक शेयर जरूर किया कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आप ऐसा करेंगे दोस्तों, हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, और जब तक हम काम एक मोटिवेशन नहीं मिलता दोस्तों, काम करने में मजा नहीं आएगा। तो मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, क्वेश्चन को कैसे जल्दी से सॉल्व करना है, कुछ टेक्निक्स के भी तरीके बताऊंगा कि क्या टेक्निक्स का फॉलो करना है सर जब आप यूपीएससी के क्वेश्चन से क्या करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कंसीडर द क्या सर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर्षवर्धन किंगडम। ठीक है, तो हर्षवर्धन किंगडम के बारे में सर आपको सर यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इन 3 स्टेटमेंट्स में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया पहला स्टेटमेंट जो है वो दिया गया, कन्नौज गेन्ड इंपॉर्टेंस एज अ कैपिटल सिटी ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मनी कंपेयर टू पाटलिपुत्र। सेकेंड स्टेटमेंट आपको दिया गया दोस्तों, अकाउंट ऑफ हेनसन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट हर्षा कंक्वेस्ट इन साउथ इंडिया। थर्ड दिया गया दोस्तों, थर्ड यहाँ पे जो लिखा गया है जो आपका ऑप्शन है दोस्तों, इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ हर्ष कन्वर्टेड टू हीनयान बुद्धिज्म। ठीक है, जैसे आपको पता ना बुद्धिज्म के दो फॉर्म थे, महायान और हीनयान। क्या हो सर, हीनयान। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए, 3 स्टेटमेंट में आपको क्या दिया गया। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिएगा, आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये क्या हो सर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है ना। पहले देखो यहाँ पे देने के सर कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, ये बढ़िया, आप ना इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो करेक्ट पूछा जा रहा है। अब देखो थोड़े से आप रुकिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। क्या आपने सब जरूर पढ़ा होगा हर्षवर्धन किंगडम के बारे में, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही लिखा हुआ है। ठीक है, आप मुझे बताएं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चलिए आपने सोच लिया होगा, और जो सोचा आप बहुत बढ़िया ही सोचे होंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर दोस्तों बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मतलब क्या हो सर, सिर्फ जो 2 है आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है दोस्तों, ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वही सिर्फ स्टेटमेंट जो है वो सही लिखा हुआ है, बाकी ये 2 स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट क्या गलत है, इसके बारे में भी हम लोग सीख लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको ये कहूं कि पाटलिपुत्रा जो है, ये लिखा गया है कि कन्नौज इंपॉर्टेंस ज्यादा था, है ना, हर्षवर्धन किंगडम के शासन काल में। बट नहीं, ऐसा नहीं था दोस्तों। पाटलिपुत्रा की क्या होती इंपॉर्टेंस ज्यादा था, क्योंकि पाटलिपुत्रा में, है ना, पाटलिपुत्रा जो था दोस्तों, ये ट्रेड एंड कॉमर्स जो थे वो वाइड स्प्रेड वो फैला हुआ था, है ना। और टोल टैक्स जो होता था दोस्तों, ट्रेडर्स जो थे वो ईस्ट से आते थे, जो वेस्ट से आते थे, नॉर्थ से आते थे, है ना, जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से जो इंडिया से आते थे, वो सारे क्या करते थे, पाटलिपुत्रा में अपना टोल टैक्स भी जमा करते थे। इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटी जो था वो पाटलिपुत्रा था, वो कन्नौज नहीं था। कब, जब हम हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं तब। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए थोड़ा सा आप देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करने की भी कोशिश किया कीजिएगा, कि अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अगर आपको पता चल गया कि ये गलत है, इसका मतलब हमारा क्या हो दोस्तों, या ये गलत क्वेश्चन है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अब आपके क्वेश्चन को सही बनने के क्या हो सर 50-50 चांस बच गए। क्या बन गया, 50-50 चांस बन गया। तो ये एलिमिनेशन मेथड को आपको हमेशा फॉलो करना है जब आप यूपीएससी क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आपको यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, हीनयान और महायान के बारे में यहाँ पे बात किया गया, स्टेटमेंट जो दिया गया है ये देखा गया है। तो मैं आपको ये बता दूं सर कि अगर आप हर्षवर्धन के किंगडम्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन जो थे वो शैव धर्म को सबसे पहले वो माना करते थे। ठीक है, शैव धर्म को उन्होंने सबसे पहले क्या होता माना था, लेकिन वो आगे चल करके वो क्या बन गए, हीनयान बुद्धिज्म का मतलब आर्डेंट मतलब क्या बन गए, कह सकते हैं अनुयायी बन गए। ठीक है,
जाकर के बाद में क्या बन गए, हीनयान के क्या बन गए हैं दोस्तों, अनुयायी बन गए हैं। सबसे पहले वो शैव धर्म को मानते थे, फिर वो क्या हो सर, हीनयान को मानने लगे, मतलब बुद्धिज्म को मानने लगे। बुद्धिज्म का दो फॉर्म है, हीनयान और क्या हो सर, महायान। ठीक है, तो हीनयान को वो मानने लगे। फिर आगे चल करके क्या हुआ, जब कुछ दिन और बीता तो क्या हुआ सर, जो हिंसांग थे, हिंसांग जो थे, हिंसांग का मतलब अलग कंट्री से आए थे, तो हिंसांग जो थे वो क्या किए, हर्षवर्धन को चेंज करवा दिए, कन्वर्ट करवा दिए, हीनयान से उनको महायान में कन्वर्ट करवा दिए, है ना। जो महायान था, मैंने बुद्धिज्म का जो महायान फॉर्म था, है ना, उस फॉर्म में क्या हुआ सर, हिंसांग ने क्या हुआ सर, हर्षवर्धन को परिवर्तित करवा दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ इन लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, मतलब अपनी जिंदगी के बाद के हिस्से में क्या हो सर, हर्ष कन्वर्टेड हो गए। कन्वर्टेड जब किसने करवाया था, तो हिंसांग ने करवाया था। क्या हीनयान में करवाया था, नहीं, हीनयान में तो उन्होंने फॉलो किया था खुद से, लेकिन उसको क्या सर, महायान में, महायान बुद्धिज्म का क्या हो सर, फॉर्म में उन्होंने कन्वर्ट हुआ था। इसका मतलब यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तो आइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। तो मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन करवा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है सर, इन एंशिएंट हिस्ट्री द टर्म एपना इज रेफर्ड टू। यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड यूज किया गया है, इस शब्द का एंशिएंट हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो ये शब्द को यूज किया गया है, रेफर किया गया है। तो इस किस शब्द से मतलब रेफर किया गया है, तो आप सोच के देखिए, गिल्ड से किया गया है, शॉपकीपर से किया गया, आर्टिसन से किया गया है, तो आप इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सोचिएगा, आप भी इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए और आप मुझे बताएंगे। तो बहुत बढ़िया, आपने बढ़िया सोचा होगा दोस्तों। चलिए अब आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ दोस्तों, कीपर जो होगा वो क्या होगा सर, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों है आइए बताता हूँ दोस्तों। एक्चुअली जब आपने मदुरई के बारे में जब आपने पढ़ा होगा, तो मदुरई के जो किंगडम थे, मदुरई के जो क्या होता, जो साम्राज्य जो फैला था, है ना, तो उसमें जो गार्लैंड्स की जो बिक्री होती थी ना, गार्लैंड्स की जो बिक्री होती थी वो बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में होता था। ठीक है, मतलब रिवर के थ्रू होता था, बॉर्डर के लोग या फिर और मतलब दूसरे मार्केट से भी लोग आते थे और उसको खरीदते थे और बेचते थे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंस ऑफ शॉपकीपर जो इतना मतलब दोस्तों इतना ज्यादा ये शब्द को रिपीट किया गया था, है ना, इतना ज्यादा ये अपना वर्ड जो है ना, ये एक डिस्क्रिप्शन जो सिटी का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था दोस्तों, सैकला नाम का, SAKAL है। ठीक है, तो दोस्तों सैकला नाम का क्या होता है, एक सिटी था, उसमें ये शब्द का बहुत ज्यादा क्या होता, शॉपकीपर के लिए यूज किया था। ठीक है, तो जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको, मैं एंशिएंट हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ये वर्ड मिला होगा अपना। तो अपना वर्ड जो था, ये सैकला, सिटी ऑफ सैकला में यूज किया जाता था, जो शॉपकीपर के लिए यूज किए जाते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शॉपकीपर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बैटल ऑफ हैदास्पीज वाज फॉट बिटवीन, अब बताओ दोस्तों क्या हो सर, हैदास्पी का बैटल जो था किसके बीच में लड़ा गया था, अलेक्जेंडर, पोरस, धनानंद और क्या हो सर, दारिस फर्स्ट। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन दिए गए, बताइए इस क्वेश्चन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ा गया था, या फिर आपको लगता है कि सेकंड ऑप्शन में क्या हो सर, पोरस और धनानंद के बीच में हुआ था, या आपको लगता है 3 और 4 धनानंद और दारिस फर्स्ट के बीच में हुआ था, या फिर आपको लगता है कि अलेक्जेंडर और दारिस फर्स्ट में हुआ था। तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा, सोच लिए, बहुत बढ़िया। चलिए आपने सही आंसर किया दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जो हदास्पीज का जो लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों, ये अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए थोड़े से इसको भी बताते हैं दोस्तों। हदास्पी कोई और रिवर नहीं था, ये एक्चुअली रिवर का एक नेम है दोस्तों, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, सॉरी थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं हदास्पी दोस्तों, ये एक रिवर का नाम है, जिसको हम लोग बोलते थे झेलम। क्या बोलते थे दोस्तों, झेलम। ठीक है, झेलम का रिवर आपने सुना होगा ना, बैटल ऑफ झेलम। तो ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया था, बैटल ऑफ हदास्पी का जो लड़ाई है वो कहाँ लड़ा गया था, किसके किसके बीच में लड़ा गया था। हदास्पी जो रिवर है वो झेलम रिवर को ही कहा गया, कोई और रिवर नहीं है। आपको पता होगा कि सबसे पहले 327 एडी में, आई एम सॉरी 327 जो बीसी था, उसमें क्या हो सर, अलेक्जेंडर जो है हिंदुकुश माउंटेन को पार करते हुए, ठीक है, लगभग 10 महीने तक क्या हो सर, ट्राइबों से लड़ करके, ट्राइब्स लोगों से लड़ करके क्या हो सर, वो कहां पहुंचे, फरवरी में, फरवरी मंथ में दोस्तों, फरवरी मंथ में, है ना, 226 बीसी में दोस्तों वे पहुंच गए थे, मतलब उस रिवर को क्रॉस करके। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी,
माउंटेन सैंड्स को पार करके सर दोस्तों वो 26 है ना 326 बीसी फरवरी मंथ में वो पहुंच गए थे। ठीक है। और देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, आपने एक मोहनजोदारो मूवी देखा होगा दोस्तों, मोहनजोदारो। तो जब उनको ये रिवर जब पार करना था ना, जब वो रिवर पार करना था उनको, ये हदास्पी जब रिवर उनको पार करना था, तो जब वो पार कर रहे थे तो पता है क्या, उन्होंने बोट लगा करके बोट का ब्रिज बनाया था। जैसे आपने मोहनजोदारो जब मूवी देखा होगा, तो मोहनजोदारो की मूवी में ना लास्ट सीन देखा होगा कि जब आपको लोगों को जब बचाना होता है, सेव करना होता है, तो वो क्या करता है, जब बाढ़ आती है बहुत कस करके, तो बोटों का क्या बनाता है वो, मतलब एक ब्रिज बनाता है। इसी प्रकार अलेक्जेंडर भी ऐसा करके उन्होंने इंडिया पे, मतलब इंडिया को पार किया था। ठीक है। अब एक बात बताता हूँ दोस्तों, एक यहां तक तो सही बात है। अब देखो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जो पोरस जो थे, ठीक है, जब वहां पे जब पहुंचे, जब जो पोरस जो थे दोस्तों, जब वहां पे पहुंचे, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलेक्जेंडर जो थे ना, मार्च करते हुए तक्षशिला से लेकर के, तक्षशिला से लेकर के है ना झेलम रिवर तक वो आए। ठीक है। जहां पर आप देख रहे होंगे कि अदर साइड में पोरस है और इधर साइड क्या है सर, आपके अलेक्जेंडर है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है ना, और इसी लड़ाई को नाम दिया जाता है दोस्तों बैटल ऑफ हदास्पे। ठीक है। जिसमें एट लास्ट मोमेंट में दोस्तों, है ना, कौन हार जाते हैं, तो पोरस जो है उसके पास तो स्ट्रॉन्ग आर्मी था, लेकिन फिर भी अलेक्जेंडर ने क्या करते हैं, अलेक्जेंडर पोरस को हरा देते हैं। ठीक है। लेकिन अलेक्जेंडर से, मतलब अलेक्जेंडर जो है वो इंप्रेस हो जाते हैं, किससे, राजा पोरस से क्या होते हैं, वो इंप्रेस हो जाते हैं उनकी ब्रेवरी को देख करके, क्योंकि किसी को हिम्मत नहीं था अलेक्जेंडर से क्या हो सर लड़ने का, है ना। अब उनके सामने पोरस क्या हो सर, बहुत ही मतलब साहस, मतलब पूरे साहस और पूरे ब्रेवरी और कैरेजियस क्या हो सर फॉर्म में वो लड़ रहे हैं। तो इस कारण से, इस वजह से दोस्तों आप देखे होंगे कि अलेक्जेंडर यहाँ पे पोरस को, उनको किंगडम को सौंप देते हैं, फिर वहां से वो अलेक्जेंडर चले जाते हैं। तो ये इसका कहानी था दोस्तों, थोड़ी सी अगर स्टोरी अगर आपने पढ़ा होगा, तो ये चीजें थी अलेक्जेंडर के बारे में। तो दैट इज वाई इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना, किसके बीच में, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। ये कौन सी लड़ाई है दोस्तों, इसको बैटल ऑफ हदास्पे बोलते हैं। कब ये, है ना, तो ये आप, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये 326 बीसी में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है। कौन हार गया था दोस्तों, तो यहाँ पे पोरस जो है ये हार गए, अलेक्जेंडर जो है वो जीत गए। लेकिन सर अलेक्जेंडर जो है, वो मैं आपको रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ, अलेक्जेंडर जो है ना, इनकी साहसता को देख, इनकी साहस को देख करके, है ना, अलेक्जेंडर जो है वो क्या करते हैं, इनको साम्राज्य दे देते हैं, वो किंगडम दे देते हैं, और फिर वहां से उनकी हीरोइज्म के रूप में उनको एक पुरस्कार के रूप में ये उनको सौंप देते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक जो प्रोस्पेक्टिव है ना, प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, वो पब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। देखो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आप करंट अफेयर्स आप कर रहे हो ना, करंट अफेयर्स आप डेली कर रहे हो, तो इसके क्वेश्चन है ये, बताइए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा किया जाता है, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है, या यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा किया जाता है। आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, थोड़ा सोचिएगा। यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव के बारे में बात की जा रही है, तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और आपने बढ़िया सोचा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों एक्चुअली मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, इकोनॉमिक जो है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव जो है ना, प्रोस्पेक्ट जो है, ये वर्ल्ड बैंक का ही एक ग्रुप है, फ्लैगशिप रिपोर्ट है, जो एग्जामिन करती है ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करती है ना, ये क्या करती है, एग्जामिन करती है। साथ साथ ही क्या दोस्तों, उसके प्रोस्पेक्ट को देखती है, कितना इसके मतलब सामर्थ्य है, इसको भी देखती है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्पेशल फोकस होता है, स्पेशल फोकस होता है मार्केट पे और डेवलपिंग इकोनॉमीज पे। ठीक है। ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम जो प्रोस्पेक्ट जो आपने देखा यहाँ पे, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये क्या करती है, इसका मुख्य तौर पे उद्देश्य होता है कि मार्केट को देखा जाए कि मार्केट में क्या हो रहा है, और डेवलपिंग इकोनॉमी को देखा जाए कि मतलब इकोनॉमी किस प्रकार ग्रो कर रही है। और ये जो प्रोस्पेक्टिव जो ये पब्लिश किया जाती है, जो रिपोर्ट जो है ये पब्लिश की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो इसको आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा।
एक बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है, ये पूरे साल में 2 टाइम करती है, 2 टाइम्स ये पब्लिश होती है। एक जो होता है दोस्तों आपकी जनवरी मंथ में ये पब्लिश होती है, और दूसरी दोस्तों आपके जनवरी मंथ में, और दूसरी जो दोस्तों जून मंथ में पब्लिश होती है। एक आपके जनवरी मंथ में पब्लिश होती है, और दूसरे जो होती है जून मंथ में पब्लिश होता है। लेकिन अब आपको एक बात यहाँ पे रखना है, जनवरी मंथ का जो एनालिसिस आता है, जनवरी मंथ की जो रिपोर्ट आती है, वो पूरे डिटेल्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो रिपोर्ट्स होते हैं दोस्तों, ये जो आपके जनवरी मंथ में आते हैं, ये पूरे डिटेल्ड में होते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल दिया जाता है। लेकिन जो जून मंथ में क्या होता है दोस्तों, जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, एक मतलब एक प्रकार को तो ढांचा तैयार किया जाता है, ठीक है, और उसी को विस्तृत रूप में क्या हो सकता है जनवरी मंथ में पेश किया जाता है। ठीक है, तो जून मंथ में जो होता है वो मतलब एक स्मॉल बेस पे होता है, लेकिन जनवरी मंथ में होता है जो दोस्तों ये पूरे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे पूरे बिग फॉर्म में बड़े स्ट्रक्चर पे बड़े पैमाने पे उसको किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोसाइटी अंडर द पल्लवास। ठीक है, अब आपको दोस्तों पल्लव डायनेस्टी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो पल्लव डायनेस्टी के बारे में आपने क्या पढ़ा है थोड़ा सोच के देखिए। इसके बाद 3 स्टेटमेंट दिया गया है और तीनों स्टेटमेंट को आपको बताना है कि क्या करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है, तो दोस्तों द कास्ट सिस्टम बिकम रिजिड, हाईली रिजिड। क्या ये बात सही है ना? लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स वेयर कॉमन ड्यूरिंग द क्या होता है पल्लवानिज्म। क्या ये बात सही है? रिवाइवल ऑफ जैनिज्म वाज द प्रिंसिपल फीचर ड्यूरिंग द क्या होता है पल्लवास टाइम। तो आपके पास 3 स्टेटमेंट है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, एक कुछ भी मतलब थोड़ा सोचिएगा और उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा। द कास्ट सिस्टम बिकम क्या होता है रिजिड, रिजिड। देखो अगर ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही होता है तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही होना चाहिए। पूछो क्यों? देखो पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है तो कैसे आप टेक्निकली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, है ना? कैसे वहां पे आप दिमाग का एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं। देखो अगर दोस्तों अगर लगता है कि फर्स्ट सिस्टम अगर फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो मैं गारंटी के साथ बोलूंगा कि सेकंड भी सही है। पूछो क्यों? जब कास्टिज्म सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, फ्लोरिश करते हैं, जब कास्टिज्म सिस्टम की हम क्या करते हैं बात करते हैं, और कास्टिज्म सिस्टम अपने अगर परम मतलब अपनी हाई लेवल पे होती है, अपने चरम अवस्था पे होती है, तो कास्टिज्म में सबसे ज्यादा क्या होता है वैल्यूएबल इंसान कौन होता है? ब्राह्मण्स होते हैं। सबसे ज्यादा वैल्यू किसको जाती है? ब्राह्मण्स को दिया जाता है। ठीक है, और ब्राह्मण्स को क्या होता है गिफ्ट के रूप में कुछ सौंपा जाता है। तो इसका मतलब अगर कास्टिज्म सिस्टम वास्तव में अगर बहुत ज्यादा रिजिड था, तो इसका मतलब ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा उसमें तवज्जो दी गई थी। तो अगर यहां बोल रहा हूं कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट तभी सही होना चाहिए था जब इसके साथ फर्स्ट स्टेटमेंट होता, तो ये गलत है। अब देखिए यहाँ पे नन बोल रहा है, तो कोई सही नहीं है भाई। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई का कोई सही नहीं है। चलो ये भी तो आंसर हो सकता है कि कोई ना कोई सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज दे रहा है सर कि या तो फिर 3 सही हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज की आपकी जरूरत पड़ जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज आपको चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर थर्ड स्टेटमेंट पे आइए, थर्ड स्टेटमेंट पे सबसे पहले आप आइए। जब आप थर्ड स्टेटमेंट पे आएंगे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड स्टेटमेंट में आपको बता दूं कि जो पल्लवा का जो पीरियड था, जिसमें शैव धर्म, ठीक है, भगवान शिव का और वैष्णो धर्म का, वैष्णव का दोस्तों लोग आमतौर पे पूजा करते थे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पे कह रहा है रिवाइवल ऑफ जैनिज्म वाज द प्रिंसिपल फीचर ड्यूरिंग द क्या सर। लेकिन देखो मैं बता रहा कि पल्लव, जब हम पल्लव डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, तो पल्लव डायनेस्टी के जो लोग थे वो शैव धर्म को मानते थे या वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है, ठीक है, इसमें दोस्तों हम बुद्धिज्म का, बात तो सर मैं बता रहा हूं बुद्धिज्म का और जैनिज्म का, दोस्तों ये पूरी तरह से उसमें उस पीरियड में डिक्लाइन हुआ था। मतलब अगर हम पल्लव डायनेस्टी की अगर हम बात करें, तो पल्लव डायनेस्टी में बुद्धिज्म का दोस्तों ग्राफ जो था वो नीचे गया था। ठीक है, और शैव धर्म का और वैष्णो धर्म का सर ऊपर गया था। इसका मतलब क्या हो सर, थर्ड स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अगर थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर जो है ये भी गलत है। अब आपके पास 50-50 का चांस बन गया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब पल्लव डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, तो पल्लव डायनेस्टी में कास्ट सिस्टम वास्तव में बहुत ज्यादा रिजिड था। अब अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। फर्स्ट और सेकंड की वजह से क्या हो सकता है, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है?
मैं मानता हूं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे मैं आपको बता दूं, तमिल जो सोसाइटी था, तमिल की जो सोसाइटी थी दोस्तों पल्लव पीरियड में, वो उसमें कास्टिज्म सिस्टम ना बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड थे। ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा मतलब हाई प्लेस था सोसाइटी में ब्राह्मण्स का, और उन सभी को ग्रांट्स, मतलब जो राजा होते थे, जो नोबल्स होते थे, उनको क्या हो सर, मतलब ग्रांट दिए देते थे जमीन के रूप में, मतलब लैंड देते थे, है ना। तो इस तरह से वहां पे दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि जो टेम्पल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये ब्राह्मण्स के अंडर थे, ठीक है, पल्लव डायनेस्टी में, है ना। जो टेम्पल्स थे, वो टेम्पल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी देखभाल भी ब्राह्मण्स ही करते थे। इतनी हो गई। और मैं आपको लास्ट में बता दूं दोस्तों कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि शैव नयानमन, है ना, और वैष्णव एल्वर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मैंने बताया कि शैव नयानमन और वैष्णव एल्वर, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट किए सैविज्म और वैष्णिज्म को क्या अवसर ग्रोथ करने में, ठीक है। जो हम ये टर्म जो सुनते हैं ना, शैव नयानमर्स, तो शैव नयानमर्स और वैष्णव अलवर, ठीक है। तो ये जो शैव नयानमर्स जो होते हैं, नयानमर्स अगर आपको ना पता हो तो नयानमर, ठीक है, और ये सैव सब सैव नयानमर, ठीक है, और वैष्णव अलवर्स, ठीक है। तो ये वैष्णव अलवर्स और सैव नयानमर्स जो थे, ये बहुत ज्यादा क्या दोस्तों हेल्प किए थे वैष्णव डायनेस्टी को, सॉरी, सैव और वैष्णव को फ्लोरिश करने में, डेवलप करने में, ठीक है। तो ये बातें आपको, और यहीं से दोस्तों इसी पीरियड से, क्योंकि ये वैष्णव जो, चूंकि आपको पता है सैविज्म और वेस्निज्म जो है वो बहुत ज्यादा पल्लव डायनेस्टी में क्या हुआ, ग्रोथ किया है। अब चूंकि ग्रोथ किया दोस्तों, देखो कैसे कैसे एक दूसरे से लिंक जुड़ा हुआ है। ये देखो जैसे हम लोग अभी भी आप कैसे बात जैसे हम बोलते हैं, है ना, ब्राह्मण्स जो होते हैं वो शैव धर्म को मानते हैं, कुछ वैष्णव होते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखते होंगे दोस्तों कि ये सारी चीज जो लिंक है ना, ये ब्राह्मण से लिंक है। और ये ब्राह्मण्स कब आते हैं, ये ब्राह्मण्स वर्ड तब आता है जब हम क्या करते हैं, हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं। सोचो सारे जन एक दूसरे से लिंक जुड़ रहा है, ठीक है। तो आप इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस सैविज्म के कारण और वैष्णिज्म के कारण यहाँ से क्या होता है दोस्तों, भक्ति मॉन्यूमेंट स्टार्ट होता है। इसी को हम लोग भक्ति मॉन्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भक्ति मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। और भक्ति मूवमेंट जो हम सुनते हैं, हम अक्सर वर्ड जो सुनते हैं भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट यही से स्टार्ट। चलिए आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा ज्यादा समझा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि बाद में वीडियो थोड़ा सा और छोटा करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी आपकी बहुत ज्यादा रिवीजन हो, अच्छी खासी रिवीजन हो, ताकि आपको हर चीजें पता चल जाए। दोस्तों कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्या हो सर, सतवाहनास। अब देखो सतवाहन डायनेस्टी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो सतवाहन डायनेस्टी के बारे में बताइए दोस्तों कि इसमें क्या ऐसा चीज है जो सही लिखा हुआ है, ठीक है। द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी वाज सेमुका नासिक एंड नानागढ़ inscriptions throw light on the region of सेमुका, ठीक है। अब आप बताओ दोस्तों, यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको क्या लगता है कि इस कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही लिखा हुआ है, ठीक है। कोई तो एक स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। देखो इस वर्ड पे ना, जो ये वर्ड है ना, क्या पूछ रहा है इस पे जरूर आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में पता है आपको पूछ लिया जाएगा इनकरेक्ट वर्ड, है ना। अक्सर हम लोग बच्चे गलत कर देते हैं कभी, मतलब कि हाँ करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा चीजों का। सोचिए अगर इनकरेक्ट पूछेगा तो आंसर कुछ और हो सकता है, करेक्ट पूछेगा तो आंसर कुछ और हो सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सतवाहना डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, उनका नाम वास्तव में सेमुका है। अगर सेमुका है तो इसका मतलब दोस्तों ये आंसर क्या हो सकता है, ओनली टू तो नहीं हो सकता है। मतलब आपके दो ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो गए, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अगर आपको सिर्फ इतना पता है, सिर्फ अगर इतना पता है, मतलब सोचिए आपके क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी कितने थे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे। तो अगर इतना, अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा जीएस अगर थोड़ी सी करके सतवाहना डायनेस्टी को सर फाउंडर कौन थे, सेमुका सिमुका जो थे दोस्तों, वो सतवाहना डायनेस्टी के, है ना, फाउंडर रहे थे, ठीक है। ये हमें पता चल गया, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो अब जो भी बच रहा है वो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट का खेल है, ठीक है। करा कि ना क्या हो सर, नासिक एंड ननगद, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस थ्रो लाइट ऑन द रीजन ऑफ सिम्पा। क्या वास्तव में ये बात सही है? नहीं, ये वास्तव में बात सही नहीं है।
वास्तव में जो ये दो वर्ड लिखा गया है, नासिक और सॉरी नासिक और है ना ननागध, ये वास्तव में दोस्तों ये जो इंस्क्रिप्शंस जो थे, ये किस राजा के, वास्तव में इसी डायनेस्टी के किसी राजा के क्या हो सर, है ना, उनके रीजन पे लाइट डाले। लेकिन वो कौन थे वो मैं आपको बता देता हूँ। वो थे दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, तो ये जो नासिक और नानागढ़ इंस्क्रिप्शंस जो थे, वो सिमुका पे लाइट ना डाल करके, उसके रीजन के बारे में ना बता करके, गौतमी पुत्र सतकर्णी के क्या अवसर, उनकी कार्यशैली, उनके रीजन के बारे में डिस्क्राइब किया है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस वर्ड को याद कर लीजिए, नासिक और नानागढ़। ठीक है, तो ये किसके किसके मतलब ये जो इंस्क्रिप्शन है किस राजा के क्या अवसर, है ना, रीजन के बारे में, किस राजा के शासन काल के बारे में क्या अवसर लाइट जो है वो थ्रो करता है, मतलब इसमें प्रकाश डालता है, मतलब उसके बारे में बतलाता है। ठीक है, तो वो कोई और राजा नहीं था, वो राजा कौन थे दोस्तों, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, अब यहां तक आपने देख लिया। दोस्तों मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हम सातवाहना डायनेस्टी की बात जो कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ये सातवाहना डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। देखिए अभी अगर तुमसे पूछे कि भाई इसका रीजन क्या है, इंडिया का कौन सा रीजन है, तो इंडिया का सर डेक्कन, जो डेक्कन प्लेट्यू आपने सुना है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेक्कन रीजन की बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सातवाहना डायनेस्टी जो था वो डिक्लाइन, मतलब वो क्या हो सर, कब किसके बाद, मतलब कौन से राजा के बाद क्या हो सर सातवाहना डायनेस्टी, कौन से डायनेस्टी के बाद सातवाहना डायनेस्टी आती है, तो बहुत मौर्य डायनेस्टी के फॉल के बाद। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी जब फॉल करती है तो सातवाहना डायनेस्टी क्या होता है सर, फ्लोरिश करती है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 450, लगभग 450 ईयर्स क्या हो सर, सातवाहना डायनेस्टी ने क्या हो सर, इनके शासन काल रहे हैं। इसे आंध्राज भी कहा जाता है, सातवाहना डायनेस्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों, आंध्राज भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी लिख दिया जाता है दोस्तों रिगार्डिंग आंध्राज। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आंध्राज। तो जब आंध्राज दिखा रहे हैं तो इसका मतलब समझिए आंध्राज किसी और को नहीं कहा जा रहा है, आंध्राज सातवाहना डायनेस्टी को ही कहा जा रहा है। ठीक है, ये यहां तक हो गया दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि सातवाहना डायनेस्टी के बारे में, ठीक है, सातवाहना डायनेस्टी के बारे में दोस्तों, पुराना जो जो पुराण समझते हैं ना, पुराण, ठीक है ना, तो पुराण इंस्क्रिप्शंस जो थे ना, पुराण इंस्क्रिप्शंस थे, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रकाश डालता है इस मतलब इस डायनेस्टी के बारे में। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि मैंने आपको बताया कि अच्छा एक चीज और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो सातवाहना डायनेस्टी में जो क्वाइन चला था ना, क्वाइन क्वाइन, ठीक है, मतलब सातवाहना डायनेस्टी को ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इकोनॉमिकली ये सातवाहना डायनेस्टी बहुत ज्यादा डेवलप था, है ना, सातवाहना डायनेस्टी इकोनॉमिकली जो थे वो बहुत ज्यादा डेवलप थे, क्योंकि इनके द्वारा जो सातवाहना डायनेस्टी के द्वारा जो क्वाइन चलाया गया था वो बहुत फेमस रहा था दोस्तों, है ना, वो क्या था, बहुत फेमस रहा था। सातवाहना डायनेस्टी का दोस्तों सबसे पहला जो राजा हुए वो सिमुका हुए, उसके बाद कृष्णा हुए, उसके बाद दोस्तों, है ना, उसके बाद थर्ड जो राजा थे, है ना, श्री सतकर्णी हुए, मतलब जो गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, इस प्रकार मतलब लगभग क्या हो सर, सबसे लास्ट जो राजा थे, ठीक है ना, आपके सातवाहना डायनेस्टी के, उनका जो नाम था दोस्तों हाला नाम था। ठीक है, उनका नाम क्या था, हाला। लेकिन देखो अब हाला क्यों फेमस हुए, मतलब सोचो लास्ट में होने के बावजूद भी इतना फेमस क्यों हुए। देखो इनके फेमस होने का वजह था दोस्तों इनका एक बुक, ठीक है, गाथा सप्तसती, गाथा सप्तसती, गाथा सप्तसती। ठीक है, एक बुक था दोस्तों गाथा सप्तसती। इसके ये क्या हो सर, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि हाला जो थे वो फेमस बने थे अपने बुक के कारण। ये जो गाथा सप्तसती जो नाम की जो बुक है ना, इसी बुक के कारण सर हाला जो थे वो बहुत ज्यादा क्या थे, फेमस थे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ पहला राजा कौन थे, तो सिमुका थे, सेकंड जो दोस्तों राजा थे, है ना, वो आपको कृष्णा बने, थर्ड जो थे वो क्या हो दोस्तों, है ना, आपका क्या बोलते हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी, और सबसे लास्ट जो थे दोस्तों हाला थे। और जो वो क्यों फेमस थे, तो वो फेमस इस वजह से थे क्योंकि गाथा सब, फिर से मैं बोल दे रहा हूं आपको, ये चूंकि फेमस इसलिए थे
कि गाथा सप्तसती नाम की एक बुक था, उसको राइटर होने की वजह से हाला फेमस थे। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, गाथा सप्तसती जो बुक था उसका नाम एक और नाम है, ठीक है। उसको कभी कभी किसी बुक में दोस्तों सतासी नाम रख दिया जाता है, सतसैया जिसको हम लोग बोलते हैं कभी कभी, सतसैया। सतसैया के राइटर कौन है? सतसैया के जो राइटर है वो हाला ही सतसैया के। तो हाला के जो मतलब हाला हाला कौन से डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे हैं? तो वो सतवाहना डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। देखो मैं कुछ फैक्ट फिगर्स बता दूं, इतना सारा चीजें मैं बता दूं सतवाहना डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। तो मेरा ये मतलब जब भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आंसर बोलूं और मैं निकल जाऊं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं जब भी कुछ चीजें बताऊंगा तो पूरा फैक्ट बता दूंगा, हाँ इसके बारे में ये चीज जान लो, ताकि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो सिर्फ एक चीज पर फॉलो नहीं कि हाँ तो जो स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो वही स्टेटमेंट तो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, हो सकता है कि उससे स्टेटमेंट से कुछ अलग मिल जाए। तो कुछ कुछ चीजें आपको अलग से मैं बताते रहता हूँ और इसको सिखाते रहूंगा, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कौशल राष्ट्रकूटाज, ठीक है। तो बताओ राष्ट्रकूटा के बारे में पढ़े हो आप लोग, तो इसके बारे में आप लोग क्या पढ़े हो मुझे बताएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या लगता है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए, तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राष्ट्रकूटाज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सर, जैनिज्म वाज फ्लोरिश अलोंग विद वैशनिज्म इन देयर किंगडम, ठीक है। राष्ट्रकूटाज promoted the Arab trade by maintaining the friendship with them। देखो अभी थोड़ा देर मैंने बताया कि अभी मैं आपको जब ये क्वेश्चन जब इसके पहले जब क्वेश्चन बता रहा था सतवाहना डायनेस्टी के बारे में, तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे क्वाइन चल रहा था, ये बहुत ज्यादा डेवलप किया। तो बहुत सारे इकोनॉमिकली देखो कैसे कैसे राजा डेवलप कर रहे हैं ना, ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हमको मेंस के कुछ क्वेश्चन जब आपको करवाऊंगा या करने की मतलब आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे लिखना है, तब आपको मैं और भी मतलब इसकी चीजें के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कौशल राष्ट्रकूटाज। तो यहाँ पे राष्ट्रकूटा के बारे में कौन सी बात सही है लिखी हुई है आपको बताना है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है दोस्तों, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने सोच लिया, अब मैं इसका आंसर कर रहा हूं। वास्तव में ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही लिखे है ना, ये होल स्टेटमेंट जो है दोस्तों ये सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, होल स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। 1 2 3 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Jainism was flourished along with Kausar Vaishnavism। सबसे पहले इस जो टर्म है इस टर्म को थोड़ा सा हम लोग समझ लें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हिंदू सेक्ट थे, जो वैष्णविज्म बोलते थे, शैविज्म जो बोलते थे, एक्चुअली हिंदू सेक्ट क्या है? हिंदू सेक्ट दो ही मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं, या तो हिंदू सेक्ट में क्या होगा, या तो वैष्णव होगा या तो शैव होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वैष्णव और शैव जो है वो बहुत फ्लोरिश किया, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब फ्लोरिश नहीं किया, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे एक बात समझना है, जब जो राष्ट्रकूटाज जो किंग थे, मतलब इस तरह से उन्होंने व्यवस्था बना करके रखा था, मतलब वो मतलब ऐसे राजा हुए जिन्होंने सेकुलरिज्म को क्या किया, फॉलो किया। अगर सेकुलर जो टर्म जो आपने समझा ना, सेकुलर किंगडम, ये क्या करने वाले मतलब सेकुलर किंगडम है ना, किंगडम बनाने की ये मतलब इनकी सोच थी कि मैं यहाँ पे देखो, जैसे अगर सैविज्म अगर फ्लोरिश कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर वैष्णव अगर फ्लोरिश कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका साथ अगर ये कहना कि अगर क्या होता है उसके साथ अगर बुद्धिज्म भी अगर फ्लोरिश कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और साथ ही साथ अगर क्या होता है जैनिज्म भी अगर फ्लोरिश करता है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो अगर आपसे पूछा जाए कि राजपूत आज के जो किंग थे है ना, वो क्या वास्तव में सेकुलर ही नेचर थे, तो वास्तव में यहाँ पे दोस्तों ये सेकुलर ही नेचर थे, ठीक है। उनकी जो थी सारे धर्म की तवज्जो, सारे धर्म की क्या सारे धर्म की क्या थी, एक रूप में वो उन्होंने माना, एक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने क्या अवसर देखा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है जैनिज्म वाज फ्लोरिश अलोंग विद वैष्णविज्म इन देयर किंगडम, तो वास्तव में सही है क्योंकि ये सेकुलरिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जैनिज्म के साथ वो है ना वैष्णव को भी फ्लोरिश कर रहे थे, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि वैष्णव के साथ जैनिज्म भी फ्लोरिश कर रहा था। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि लगभग आपको बता दूं 33% ऐसे लोग थे है ना,
राष्ट्रकूटास के आपकी राष्ट्रकूटाई डायनेस्टी के दरमियान की मैं बात कर रहा हूँ कि लगभग 33%, 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज जैन्स। ये बहुत मतलब आप समझोगे, मतलब सोचिए कि मतलब आज से सोच कितने बहुत पहले है ना कि एक से एक तिहाई जो पॉपुलेशन था वो जैन था, ठीक है। तो इतने मतलब हाई लेवल में फ्लोरिश कर रहा था, ठीक है। ये बात आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। सेकेंड कहा जा रहा है दोस्तों, राष्ट्रकूटास किंग्स प्रमोटेड द अरब ट्रेड बाय मेंटेनिंग द फ्रेंडशिप विद देम। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि वास्तव में ये बात सही है कि इकोनॉमी जो था ना राष्ट्रकूटास डायनेस्टी के दौरान, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या कर रही थी, फ्लोरिश कर रही थी, ठीक है। अब देखो इसके बहुत सारे कारण रहे हैं। अब देखो कारण की जब बात करेंगे तो कारण की बात जब मेंस के राइटिंग करोगे ना तब आप उसमें चलेगा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आप डेटन की बात कर रहे हो ना तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप इंडिया की अगर आप मैप देखेंगे तो इंडिया का मैप अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो आप सोचिए कि यहाँ है, यहाँ पे हमारा क्या हो सर, ये पूरा जो डेक्कन है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे जस्ट बगल में अरब है, तो यहाँ पे अरब, ये जो कंट्री जो अरब कंट्रीज है यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं कौन सर मतलब यहाँ से ट्रेड बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये ट्रेड बहुत ज्यादा हो गया, तो उस कारण से कह सकते हैं कि चूंकि फ्रेंडशिप की वजह से वहां का ट्रेड बहुत बढ़िया हुआ। तीसरी बात दोस्तों, ये बात सही है कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में जिस प्रकार आप देखते थे, है ना, कि आज हेडमैन होते हैं, गांव के मुखिया होते हैं, पहले भी गांव के मुखिया हुआ करते थे। लेकिन मुखिया होने के बावजूद भी सोचो आज से मतलब कितने साल पहले की बात है कि विलेजर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते थे एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो ये बात सही लिखी हुई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट सही। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन दोस्तों, आप ये मैं एक क्वेश्चन में क्यों ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे तो आपका मतलब करंट अफेयर से क्वेश्चन है, करंट अफेयर से मैंने क्वेश्चन उठाया है और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे कहा जा रहा है कि साल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है, साल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है, पहले बात समझ लीजिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है सर साल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है वो मेजरली फाउंड इन वेस्टर्न कोस्टल स्टेट इन इंडिया। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपका एक फिगर ले लेता हूं इंडिया का, ठीक है। इंडिया का मैं क्या कर लेता हूं, एक मैप ले लेता हूं, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। चलिए अब आप सोचिएगा दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे कहा जा रहा है दोस्तों, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या करा जाए, स्टेटमेंट को पहले समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सर साल्ट वाटर स्पीसीज आर मेजरली फाउंड इन वेस्टर्न, तो आपका सबसे पहले देखिए ये नॉर्थ हो गया, आपके नॉर्थ हो गए, साउथ हो गए, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि साल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल हैं वो मेजरली कहां पाए जाते हैं दोस्तों, तो वेस्टर्न कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं, मतलब महाराष्ट्र में, गुजरात में, ठीक है। अगर आप स्टेट की बात कर रहे हैं तो गुजरात हो गया, गुजरात का कच्छ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तो इन सारे स्टेट्स में पाए जाते हैं, ऐसा कहना है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कहा जा रहा है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल हैज बीन लिस्टेड एज अ रेड लिस्ट कंसर्न अंडर द आईयूसीएन रेड लिस्ट। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट के पास आते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बताता हूं मैं दोस्तों कि आप देखिए ये हमारा इंडिया हो गया, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। अब इंडिया के जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये हमारा म्यांमार हो जाएगा, ये जो एरिया होगा हमारा म्यांमार होगा, हम सॉरी बांग्लादेश होगा दोस्तों। बांग्लादेश के जस्ट नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे अगर आप और जाएंगे दोस्तों तो आपको कनाडा मिल जाएगा, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ वियतनाम मिल जाएगा, मतलब फिलीपींस मिल जाएंगे। ये जो एरिया है ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, इस पूरे एरिया की मैं बात कर रहा हूँ और इस पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ। ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया है हमारा, ये प्यारा भारत भारत हो गया, इंडिया हो गया। और ये जो पूरा एरिया हो गया दोस्तों, जिसमें आप पूरे स्टेट की बात कर सकते हैं, तो स्टेट में आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों, तमिलनाडु हो गया आपका, सबसे नीचे यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा। फिर आपका ऊपर आप जाएंगे दोस्तों तो आपका क्या हो सर, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आप जाएंगे तो तब क्या हो सर, आपकी उड़ीसा हो जाएगी,
फिर वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये जो देख रहे हो ना, ये स्टेट्स जो देख रहे हैं, ये सारे स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। अलोंग विथ क्या कर रहा हूँ मैं, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अलोंग विथ बांग्लादेश, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, आपका जो यहाँ पे कंट्री श्रीलंका है, श्रीलंका की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो पूरा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है दोस्तों? यहाँ पे आप देखिएगा, इस पूरे पार्ट में देखिएगा, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार होगा, यहाँ पे आपका अंडमान एंड निकोबार होगा। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा इंडोनेशिया, इंडोनेशियन का पार्ट यहाँ पे, मान लीजिए इंडोनेशिया यहाँ पे होगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया है, इस जो पूरा एरिया में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कहां तक लेकर के, ऑस्ट्रेलिया के, है ना, नॉर्दर्न कोस्ट को लेकर के, इंडिया जैसे जैसे ये हमारा क्या हो सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ना, ये नॉर्थ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये पूरा जो एरिया है ना, इसी पूरा एरिया में पाया जाता है दोस्तों साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है, एक बात मैं आपको बता, लेकिन जो मार्स, जो आपको बात करते हैं मार्स क्रोकोडाइल की बात करते हैं दोस्तों, मार्स क्रोकोडाइल जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है दोस्तों, है ना, ये पूरा देखिए, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल का एरिया जो होता है ये होता है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल का, और जो मार्स क्रोकोडाइल होते हैं उसका होता है दोस्तों ये पूरा इंडिया का मैप। आप देख लो ना, मुझे इंडिकेट नहीं समझ में आता, ये जो पूरा इंडिया का मैप है, ये जो पूरा इंडिया का मैप है, ये पूरा इंडिया का मैप है ना, इससे इधर लेकर के पाकिस्तान। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया में दोस्तों, ये पूरा एरिया में पाया जाता है कौन, आपके मार्स क्रोकोडाइल, मार्स क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, यहाँ पे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मार्स क्रोकोडाइल कहां, इधर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें पहले मैंने आपको एरिया बता दिया। मैं क्यों यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल स्पीशीज आर मेजरली फाउंड इन वेस्टर्न कोस्टल, तो सबसे पहला पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा दोस्तों, गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट हमने क्या कहा कि भाई वेस्टर्न कोस्ट में पढ़ रहा हूं, लेकिन है कहां दोस्तों, नॉर्थ साउथ ईस्टर्न कोस्ट में। और ईस्टर्न कोस्ट में साथ में दोस्तों आपको मैंने स्टेट का नाम बताया, हमने स्टेट बताया दोस्तों की जैसे तमिलनाडु हो गया, फिर आपका आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, बांग्लादेश हो गया दोस्तों, म्यांमार हो गए, फिलीपींस हो गया। तो ये सारे जो कंट्रीज आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मलेशिया हो गया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, लियोस। ठीक है, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ सॉरी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये पूरा पार्ट में क्या आता है ना, पाया जाता है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है। मार्स क्रोकोडाइल कहां पाया जाता है, तो मार्स क्रोकोडाइल का मैंने बताया दोस्तों कि पूरा होल इंडिया अलोंग विथ सम कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। ठीक है, सम कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। ठीक है, ये मार्स सॉरी सॉरी तो ये मार्स क्रोकोडाइल की बात कर रहे थे। यहां तक क्लियर दोस्तों? अब आपको इतना मैंने जब बता दिया, तो सबसे पहले आपको पता चला कि सर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब आपको एक बात समझ में आ गया कि हमारा स्टेटमेंट जो करेक्ट आंसर दोस्तों, ये हमारा ये भी गलत हो गया और हमारा ये भी स्टेटमेंट गलत। ठीक है, अब देखो आप समझो कि दो यहां भी है दोस्तों, दो स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट यहां भी है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड स्टेटमेंट यहां भी दिया गया है और सेकेंड स्टेटमेंट यहां भी दिया गया है। ठीक है, हमें पता चल गया कि ये स्टेटमेंट पहले गलत हो गया, ये स्टेटमेंट भी पहले से गलत हो गया। मतलब अब जो भी कारभार है वो किसके लिए, थर्ड स्टेटमेंट पे, कि अगर थर्ड स्टेटमेंट सही तो कौन सही हो जाएगा, कौन गलत हो जाएगा, इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। क्लियर है यहां तक? किसी को दिक्कत? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? तो थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है दोस्तों। थर्ड स्टेटमेंट को भी समझ लेते हैं। मार्स क्रोकोडाइल हैज बीन लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड अंडर आईसीएन रेड लिस्ट। ठीक है, तो अब आपको मैं बता दूं दोस्तों, जब आप बात कर रहे हैं मार्स क्रोकोडाइल की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों मार्स क्रोकोडाइल जो है उसका अगर कंजर्वेशन स्टेटस अगर देखा जाए, है ना, मैं आपको बता देता हूं।
मार्स क्रोकोडाइल, मार्स क्रोकोडाइल के दोस्तों, मार्स क्रोकोडाइल का जो कंजर्वेशन स्टेटस है, कंजर्वेशन स्टेटस है, उसके बारे में बात करते हैं। आईसीएन के दोस्तों ये वल्नरेबल लिस्ट में, वल्नरेबल लिस्ट में, ठीक है, आईसीएन का वल्नरेबल लिस्ट में दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में आता है, शेड्यूल फर्स्ट में, शेड्यूल फर्स्ट वल्नरेबल, ठीक है। और सिटीज वन, CITIS, इसके अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है। तो आईसीएन के रेड लिस्ट में नहीं आता है, आईसीएन दोस्तों ये वल्नरेबल में आते हैं, ठीक है। मतलब मोस्ट वल्नरेबल या कुछ नहीं है, यहाँ पे वल्नरेबल है। और यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहा जा रहा है, ठीक है। कह रहा है आईसीएन के जो रेड लिस्ट तैयार किया गया उसमें ये क्रिटिकली इंडेंजर है, नहीं, आईसीएन के द्वारा जो रेड लिस्ट तैयार किया गया उसमें ये वल्नरेबल है। ये कौन, मार्स क्रोकोडाइल। तो ये तो गलत हो गया, थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसका मतलब आपका ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओनली टू स्टेटमेंट सही है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई, एक बात बताओ कि अगर मैं बात करूंगा कि साल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है उसका करंट स्टेटस क्या है ना, कंजर्वेशन करंट स्टेटस क्या है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, कि अगर हम बात करेंगे, है ना, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल का करंट स्टेटस अगर जानने की बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि सर ये लिस्ट कौन सा है, ठीक है। आईसीएन का जो रेड लिस्ट है दोस्तों, इसमें ये क्या है, लिस्ट कॉन्सर्न है, ठीक है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में यूज है ये, शेड्यूल क्या हो सर, फर्स्ट शेड्यूल में यूज है। और ये दोस्तों सिटीज, CITIS नॉट DEIS, है ना, इसके दोस्तों अपेंडिक्स 1, ठीक है, अपेंडिक्स फर्स्ट, सिटीज का अपेंडिक्स फर्स्ट, शेड्यूल जो है वो फर्स्ट, और लिस्ट कॉन्सर्ट, क्लियर है। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 की ओर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंस, है ना, बिटवीन संगम टेस्ट एंड ऋग्वेदास। तो आपने तो इसके बारे में पढ़ा ही होगा, बताओ दोस्तों क्या आपने संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। संगम लिटरेचर कैसे ऋग्वेद से अलग था, बताइए दोस्तों। मैं आपको बताऊं, जब हम संगम लिटरेचर की बात करते हैं, ठीक है, हम जब संगम लिटरेचर की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं संगम लिटरेचर में जो टेक्स्ट यूज किए गए, ठीक है, वो जो वैदिक टेक्स्ट, ठीक है, वेद की जो बात करते हैं, वैदिक जो टेक्स्ट है उससे एकदम अलग है। और खास करके पार्टिकुलरली जब ऋग्वेद की बात करते हैं ना, तो ऋग्वेद पूरी तरह से दोस्तों संगम जो लिटरेचर है उससे एकदम अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है दोस्तों। अब आपको यहां पे बताता हूं दोस्तों, यहां पे जो संगम डायनेस्टी की, हम सॉरी संगम लिटरेचर की जब बात करते हैं, तो संगम लिटरेचर में जो पोएम्स लिखे गए हैं, ठीक है, या तो वो पोएम्स या तो लंबे हो या छोटे हो, वो जो चर्चा कर रहे हैं वो हीरोज और हीरोइंस के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट हीरो के मीन सलमान खान के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब उस टाइम के जो राजा हुए करते थे वहां, उस टाइम के जो क्या होते राजा राजा थे, है ना, और राजा में जिन्होंने हीरोइक वर्क किया है, ठीक है, उनके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये जो हीरो और हीरोइंस के बारे में जो बात किया गया है, ये क्या करता है, संगम लिटरेचर में बात की गई है, ठीक है। अच्छा, बट ऋग्वेदास में दोस्तों, हम जब बात करते हैं जब ऋग्वेदास की, तो ऋग्वेदास में हम बात किए दोस्तों, किसी भी हीरो हीरोइन की बात नहीं की जाती है, वहां पे एक पावर की बात की जाती है, मतलब एक्सटर्नल पावर की बात की जाती है, जिसको हम भगवान के रूप में बोलते हैं, ठीक है, गॉड की बात की जाती है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, ये थोड़ा अलग होते हैं, किस कारण, संगम लिटरेचर से और ऋग्वेद से। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, करा कि संगम लिटरेचर डज नॉट है ना कंस्टिट्यूट रिलीजियस लिटरेचर, तो ये बात तो सही है दोस्तों, ठीक है।
ये बात क्या सर सही है कि भाई इसमें रिलीजियस कहीं से कुछ नहीं आया, रिलीजियस नेचर नहीं है संगम लिटरेचर का। ऋग वेदास जो थे वो रिलीजियस नेचर के थे, ठीक है। इसको एक और बात बोल सकते हैं ना, अगर ऐसे डज नॉट कंस्टिट्यूट रिलीजियस नेचर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ जो संगम लिटरेचर जो था क्या वो सेकुलर इन नेचर था, तो हाँ हम कह सकते हैं इससे जो हमारा जो संगम लिटरेचर है वो सेकुलर इन नेचर है। बट अगर आपसे कोई पूछे कि ऋग्वेद जो है वो क्या सेकुलर इन नेचर है, तो नो, इट इज नॉट सेकुलर इन नेचर, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि ऋग्वेद क्या वास्तव में सेकुलर इन नेचर है, तो नहीं, ऋग्वेद सेकुलर इन नेचर नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछे सिंगम लिटरेचर, तो हाँ सेकुलर है। क्यों? देखो उस टाइम के जितने भी अच्छे मतलब खिलाड़ी जो मतलब कह सकते हैं ना, उस टाइम के अच्छे जो क्या थे, राजा होते थे, मतलब जो ज्यादा ताकतवर होते थे, ज्यादा बलवान होते थे, ज्यादा मतलब क्या होता, जिनकी बुद्धि बहुत बढ़िया होती थी, जिनके मतलब क्या होता कैपेसिटी, मतलब जिसके पास कैपेसिटा बहुत ज्यादा होता होगा, तो उनको बारे में जिक्र करते थे, उनके बारे में जिक्र करते थे। तो वो गरीब हो या अमीर हो या किसी धर्म से बिलोंग करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि संगम लिटरेचर में उन लोगों की बात की जाती है जो क्या हो सर, जो वीर है, ठीक है ना, जो बलवान है, वीर है, उनके बारे में। तो वीर बलवान तो कोई भी हो सकता था, उससे उसको कोई रिलीजियस सेक्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो दैट इज वाई संगम लिटरेचर जो था वो उसको सेकुलर इन नेचर था, है ना। और ऋग्वेद जो है वो सेकुलर इन नेचर नहीं है, क्लियर है। अच्छा, संगम लिटरेचर इज शॉर्ट लॉन्ग पोएम्स वर कंपोज्ड विद न्यूमरस पोएम्स इन प्रेज ऑफ वेरियस हीरो एंड हीरोइंस। ये बात सही है, तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही था, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, तो क्या हो सर आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। which one of the following edicts mention the personal name of Ashoka? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये सारे क्वेश्चंस मैंने दोस्तों मतलब रखा है आपके सामने, तो थोड़ा सा आप इसको थोड़ा रखिएगा। which one of the following है ना, edicts, which of the following edicts mention the personal name of Ashoka? मतलब कौन सा ऐसा एडिक्ट था, मतलब कौन सी ऐसी लिपि थी, लेख था दोस्तों, जिसमें मतलब जैसे पहले आप देखते थे कि एक मतलब एक इस तरह से कुछ बना होता था। मान लो दोस्तों सिंपल सा, मैं पेन को देख ही नहीं पा रहा हूँ यार, मतलब किस प्रकार के दोस्तों यहाँ पे मतलब लाइटिंग थोड़ी कम थी, दैट इज वाई मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए दोस्तों मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो किस प्रकार के मतलब जैसे आप देखते हो कि इस प्रकार का जो लिखा होता था, कुछ लिपि इसमें लिखे रहते थे। अब इस प्रकार के जो पत्थर के बने हुए थे, ऐसी कुछ उसको एडिक्ट मतलब कर रहे हैं, और उस कौन सा ऐसा एडिक्ट था जिसके थ्रू क्या हो सर अशोका का नाम पता चला था। वास्तव में पहले अशोका का अशोका नाम नहीं था दोस्तों, ठीक है। क्या तक्षशिला था, लुम्बिनी था, मास्की था, और या फिर कलिंगा एडिक्ट था। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, मास्की जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, मास्की इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं और सुन लेते हैं। देखो दोस्तों, ये मास्की के बारे में अगर मैं आपको ये बताऊं, तो मास्की जो है एक टाउन है, ठीक है, और एक आर्कियोलॉजिकल साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट कौन से डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में, कर्नाटका के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है ना, एक सिटी है, या फिर आप बोल सकते हैं एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया। ये जो मास्की जो टाउन है दोस्तों, ये तुंगभद्रा रिवर पे आप देखो, जब आप इंडिया का मैप देखोगे ना, इंडिया का ऐसे, सॉरी, इंडिया का जब मैप आप देखोगे यहाँ पे ऐसे, तो इंडिया का जब मैप देखोगे ना, तो ये आपका कर्नाटका हो गया। कर्नाटका का आप देखिए इस प्रकार ऐसे कर्नाटका होगा, इस प्रकार ऐसे कर्नाटका होगा, ये कर्नाटका है। कर्नाटका ये जो ना तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, तो तुंगभद्रा रिवर पे क्या हो सर, ये जो मास्की जो टाउन है ये लाइज कर रहा है, ठीक है। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको बताता हूं दोस्तों, मास जो यहाँ पे मास्की जो वर्ड है दोस्तों, ये कहां से आया है, मास्की जो वर्ड है ये महासंघ से आया है, महासंघ, ठीक है। महासंघ जो वर्ड है, इस वर्ड से मार्क्सी वर्ड आया है। देखो ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं महासंघ, या फिर
मासंगी, मासंगी। इस वर्ड का मा क्या हो सर, मास्की शब्द का उत्पत्ति जो है, मतलब इसको यहां से डेराइव्ड किया गया है ना। मास्की वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम महासंगी और, है ना, मासंगी। महासंगी बोलो या मासंगी बोलो, ठीक है। अब आपको बताता हूं, वास्तव में मैं आपको बता दूं कि जब तक ये खोज नहीं हुआ 1951 में दोस्तों, 1951 में, ठीक है, एक बेडॉन नाम के क्या हो दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट हुए। बेडॉन नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने वास्तव में फर्स्ट टाइम अशोका का नाम देखा था, क्या सर, है ना, मास्की जो एडिक्ट था उसमें अशोका का नाम अशोका लिखा हुआ था, ठीक है। बट परंतु इसके पहले जो हम नाम का जो उच्चारण करते हैं अशोका के लिए, वो नाम था दोस्तों दवा नम पिया पियादसी, दवा नम पिया पियादसी। फिर से मैं बोलता हूं, इनका जो नाम था दवा दवा नम दवा नम दवा नम, सब नोट कर लीजिएगा, दवा नम पिया पियादसी, पिया पियादसी, ठीक है। मतलब प्रियादसी जो था, मतलब इस प्रकार के नाम था दोस्तों, अच्छा, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, है ना, इसका मतलब क्या होता है ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब बहुत सुंदर सा मीनिंग होता है, कभी आप जरा सोच के बताइए इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना कि इसका मतलब क्या है। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आप जरूर मुझे बताएंगे। लेकिन चलो मैं यही बता देता हूँ, कहीं भूला उला गए हो तो फिर क्या हो सर, आप लोग पूछते रह जाओगे कि हाँ इसमें, क्योंकि कमेंट हो सकता है आपको हाइड रहेगा, मुझे याद नहीं था, दैट इज मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब था बिलव्ड ऑफ गॉड, बिलव्ड ऑफ गॉड, भगवान का प्यारा जिसको बोलते हैं ना, बिलव्ड ऑफ गॉड, ठीक है। नाम था दवा नाम पिया पियादसी, दवा नाम पिया पियादसी, मतलब इस तरह से आप नाम याद रखो, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, मेरा कहना ही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन ही देखो, अब मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि मैं चाहूँ तो क्वेश्चन नंबर 11 को समझा सकता हूँ, ठीक है ना, बट क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क के रूप में रहेगा, इसे आप लोग जरूर करके आएंगे, ठीक है। और मैं अपनी आज की क्लास को यहीं पे एंड करूंगा, मतलब 10 क्वेश्चन आपको डेली करवाऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्योंकि फिर वीडियोस बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये भी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका होगा, लेकिन फिर भी देखो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं पूरी चीज को, कंटेंट को आपके सामने रखूं। वैसे 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, 10 दिन का सीरीज चलेगा, 10 दिन में आपकी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। एंशिएंट हिस्ट्री आपकी पूरी तरह अच्छी तरह से क्या हो गया, साथ में एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, कुछ करेंट अफेयर्स हो गए, कुछ आपका क्या हो सर, क्या बोलते हैं, कुछ आपके मैप के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा, बहुत अच्छा आपको मजा आएगा दोस्तों। तो प्लीज मैं आपको लास्ट में यही बोलूंगा दोस्तों कि क्लास को आप जरूर एक बार शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, देखो अगर आप सब्सक्राइब करोगे दोस्तों, हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्लास को थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना कि एक मोटिवेशन टाइप का मिलता है, तो प्लीज क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। तो प्लीज आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मिले तो आप सभी से अलविदा, थैंक यू, बाय बाय।